नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका AGIS में। और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भारत पर ऐसे शासकों की जो बड़े ही विचित्र थे, जो अपने पिताओं या अपने चाचाओं की हत्या करके राजा बने। कोई दरबार में बिन वस्त्र दौड़ता था, कोई टोपी सिलकर गुजारा करता था, कोई लकड़ी की चौखट से दब के मर गया, तो कोई लू लगने से मर गया। 350 साल दिल्ली पर इन सुल्तानों ने शासन किया और लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। बाकी सब ऐसे ही। समझ रहे हैं आप, हम दिल्ली सल्तनत की बात करने के लिए जा रहे हैं। 1206 से लेकर 1526 तक भारत पर, दिल्ली पर सुल्तानों ने शासन किया। नाम है दिल्ली सल्तनत क्योंकि सुल्तान जिस क्षेत्र पर शासन करते हैं उस क्षेत्र को सल्तनत कहा जाता है। राजा जिस क्षेत्र पर राज्य करता है, राजा जिस क्षेत्र पर शासन करता है उसे राज्य कहा जाता है। सम्राट जिस क्षेत्र पर शासन करता है उसे साम्राज्य कहा जाता है। तो सुल्तान जहां शासन कर रहे थे उसे कहा गया दिल्ली सल्तनत। मैंने आपको समय बता दिया है। और दिल्ली सल्तनत में जिसकी आधिकारिक भाषा फारसी थी, तुर्कों ने शासन किया। इसमें 5 वंश हुए। 5 में से 4 वंश तुर्क थे और 1 वंश अफगान वंश था, लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। आइए एक एक करके इनके बारे में बड़ी ही विचित्र और रोचक बातें जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर मामलुक या गुलाम वंश ने शासन किया। गुलाम वंश की नींव ऐसे गुलाम ने रखी जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वो कभी दिल्ली नहीं आया, उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाकर रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हम उसे जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया स्थापत्य आज भी भारत में मौजूद है, जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जिसमें से कुतुब मीनार, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा प्रमुख हैं। हम जानते हैं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। ये चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत यूनिवर्सिटी बनवाई थी और उस संस्कृत यूनिवर्सिटी को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया और उस मस्जिद का नाम रखा 2.5 दिन का झोंपड़ा। इस 2.5 दिन के झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर आज भी हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। यह नाटक महाभारत से पहले अर्जुन द्वारा शिव की कृपा प्राप्त करने से संबंधित है। इस मस्जिद में अंदर देखा जाए तो टोटली इंडो आर्किटेक्चर मिलता है, मतलब हिंदू स्थापत्य मिलता है। इसमें घंटियां, कमल के फूल द्वारा इसे पूरे को अंदर से सजाया गया है, जिससे प्राप्त होता है और पता चलता है कि ये पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था और बाद में इसे मस्जिद में बदला गया। कुतुब परिसर में ही कुबत उल इस्लाम मस्जिद है। ये मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनवाई गई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुबत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों ही मस्जिदें मेहराब वाली हैं। इनमें मेहराब बने हैं, इनमें गुम्मदें नहीं बनी हैं। तो हम ये जान सकते हैं उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा जो पहली मस्जिदें बनवाई गई उन मस्जिदों में गुम्मदें नहीं थी, सिर्फ मेहराब थे और उन्हें कुरान की आयतों द्वारा सजाया गया था। इसके बाद आराम शाह, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय, जिसे आज पोलो कहते हैं। इसके बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, वही था जिसने पहली बार तुर्क सिक्के भारत में चलवाए, टंका और जीतल। शायद आप सभी जानते होंगे कि एक टंका में 48 जीतल होते थे उस समय, और ये भारत में चलने वाली पहली मुस्लिम करेंसी जो किसी सुल्तान द्वारा चलाई गई थी। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के सिक्कों में टंका और जीतल आते हैं, जो किसने चलाए? शमसी वंश के शासक इल्तुतमिश ने। इसने इक्ता प्रणाली चलाई, इक्तेदार बनाए। सैलरी की जगह पर इसने जमीन देना शुरू किया और जिसे जमीन दी गई उसे इक्तेदार कहा गया, क्योंकि इक्ता भूमि से संबंधित है। इसने 40 गुलामों को खरीदकर एक कैबिनेट बनाया जिसे गुलाम चालीसा कहा जाता है। कहते हैं पहली बार उसने एक सुदृढ़ नींव भारत में मुस्लिम साम्राज्य की रखी।
इसके बाद गुलाम वंश में इसी की बेटी रजिया ने शासन किया। उस समय भी रजिया का शासन लोगों को रास नहीं आ रहा था। शासन तो उसका अच्छा था, लेकिन उसके पहनावे से, उसके तौर तरीकों से दिल्ली के अमीरों को बहुत परेशानी थी। इसीलिए मलिक जलालुद्दीन याकूत नामक एक अबिसिनियाई अफ्रीकी यात्री के साथ उसके अफेयर की कहानियां बनाकर उसे पद से हटाया गया। अल्तुनिया से उसका विवाह हुआ और उसके बाद उसे कैथल में डाकुओं द्वारा मरवा दिया गया। इसके बाद में गुलाम वंश में बलवन नाम का एक शासक हुआ। बलवन ऐसा शासक था जिसने भारत में पहली बार नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया। ये वही नौरोज त्योहार है जो पर्शियन न्यू ईयर है। पर्शियन न्यू ईयर पर भारत में नौरोज त्योहार मनाया जाता था, क्योंकि बलवन पर्शिया से बिलोंग करता था। ये नौरोज फेस्टिवल दिल्ली सल्तनत जब तक रही तब तक मनाया गया। मुगल काल में भी मनाया गया। इस नौरोज त्योहार का अंत औरंगजेब ने किया। यही वो नौरोज त्योहार बताते हैं कि जिस त्योहार पर हरम दल के लिए महिलाओं को छांट लिया जाता था। धीरे धीरे इसका स्वरूप बिगड़ता चला गया और बाद में औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया। बलवन अपने आप को सुल्तान ही नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया कहता था, जिल्ले इलाही कहता था। उसने दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने कहा कि सुल्तान या मैं जो कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा, ईश्वर की कृपा या अल्लाह जो करवा रहा है वो कर रहा हूं मैं। बलवन के बाद में कैकुबाद नाम का शासक हुआ, जिसे यमुना नदी में मारकर फेंक दिया गया, और इस वंश का लास्ट सुल्तान क्यूमर्स था। क्यूमर्स की हत्या करके 70 वर्ष के एक वृद्ध ने, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दिल्ली पर खिलजी वंश की नींव डाली। जलालुद्दीन खिलजी के समय पर ही चंगेज खां के पोते की शादी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से हुई और वो दिल्ली आए। ये बताते हैं कि जब बाराती यहाँ आए, मंगोल जब यहाँ आए बाराती बनकर, तो उन्हें दिल्ली इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सुल्तान से यहाँ रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम यहीं बसना चाहते हैं, हम मंगोल नहीं जाना चाहते। जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें दिल्ली में एक स्थान दिया जिसे आज मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। तो जो दिल्ली में मंगोलपुरी है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पर बसी है, और ये बाराती थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। वही अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत चर्चित है, जो बिल्कुल अनपढ़ था, जो स्त्री लोलक था। इतिहासकार बताते हैं कि उसके समय पार्क और तालाबों के किनारे प्रेमी जोड़ों से भरे रहते थे। वह स्वयं मदिरा पीता था और उसने ये देखते हुए मदिरा पान पे रोक लगा दी थी, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ही वो सुल्तान था जिसके समय पर सबसे अधिक मंगोल आक्रमण भारत पर हुए। लेकिन कैसा भी था, उसने मंगोलों को भारत में एंट्री नहीं करने दी। उसी के समय सिरी का किला बना और गाजी मलिक नामक एक उसके कमांडर ने मंगोलों को कई बार, बहुत बार हराया। ये बताते हैं कि उसके कमांडरों में गाजी मलिक के अलावा नुसरत शाह, कमालुद्दीन कुर्ग और हजार दीनारी नामक मलिक काफूर नाम का एक किन्नर भी था। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत अभियान किए थे, पूरे साउथ इंडिया को जीता था। ये बताते हैं कि जब वारंगल में काकतीय साम्राज्य के राजा प्रताप रुद्रदेव से उसका युद्ध हुआ और मलिक काफूर ने उसे हरा दिया, तो वहीं पर काली माता की आंख में से उसने एक हीरा प्राप्त किया। उस हीरे को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के नाम से जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही मलिक काफूर कोहिनूर हीरे को दक्षिण भारत से दिल्ली तक लेकर आया। इसी तरीके से खिलजियों का परचम लहराता रहा, लेकिन ये बताते हैं कि उसके अपने ही गुलाम के साथ कुछ नाजायज संबंध थे। वह उसे इग्नोर करने लगा और मलिक काफूर ने ही उसकी हत्या कर दी, जो उसका सबसे प्रिय था। कुछ ये भी कहते हैं कि उसे कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मर गया। कैसे भी मरा हो, लेकिन उसके 4 बेटे थे, एक उमर, एक सादी, एक मुबारक और एक खिज्र। शहाबुद्दीन उमर सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद में। बताते हैं कि उसने अपने भाइयों की ही आंखें निकलवाना शुरू कर दी थी।
जिसमें उसने सादी खां की आंख निकलवा ली थी, खिज्र खां की भी आंखें निकलवा ली थी। और जब वो मुबारक शाह खिलजी की आंखें निकलवाने के लिए जा रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि जो उसे आंखें निकालने के लिए ले जा रहे थे, उन्हीं जल्लादों को लालच देकर उसने मलिक काफूर और शहाबुद्दीन उमर की हत्या करवा दी और वह दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बारे में बताते हैं कि वो ड्रिंकर था, अजीब सा था, वो निर्वस्त्र दरबार में दौड़ा करता था। उसकी कहानी इसी प्रकार की है। जियाउद्दीन बर्नी इस बात को बताते हैं कि कभी कभी वो नग्न होकर दरबार में दौड़ा करता था। उसके बाद में एक हिंदू जो नया नया मुस्लिम बना था, सुल्तान बना। और जब वह सुल्तान बना तो मुस्लिम काजियों ने या मुस्लिम जनता ने तब उसे इस्लाम का शत्रु कहा, इस्लाम खतरे में है कहा। तो इस तरीके से खिलजी वंश के पतन के बाद फिर भारत पर तुगलक वंश बैठा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। वही गयासुद्दीन तुगलक जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराना शुरू करवाया था। वही गयासुद्दीन तुगलक जिसका शेख निजामुद्दीन औलिया से झगड़ा हो गया था, अच्छे संबंध नहीं थे। औलिया ने उसके लिए ये लाइन कही थी, हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और वो दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया। उससे पहले ही लकड़ी की चौखट से दबकर तुगलकाबाद के किले में उसकी मौत हो गई। निजामुद्दीन औलिया के बारे में जनता को ये भ्रम हो गया कि वो अंतर्यामी है। वो पहले से जानता था कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए उसने ये बात कही थी। कुछ भी हुआ हो, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान, लेकिन उसके काम सबसे खराब रहे। ऐसा लगता था कि उसका ईश्वर उससे नाराज था। वह काम करता अच्छे और रिजल्ट निकलते बुरे, इसीलिए उसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ही वो शासक था जिसके समय पर मोरक्को से इब्न बतूता नामक एक यात्री आया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत तारीफ की। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, लेकिन कुछ डिस्प्यूट के कारण उसे जेल में भी डाल के रखा। इब्न बतूता ने जेल में बैठे बैठे ही सफरनामा या रेहला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, जो गुलामों का विभाग था, दीवाने खैरात, जो विधवा महिलाओं को, मुस्लिम विधवा महिलाओं को खैरात बांटा करता था, ये विभाग, दारुल सफ़ा नाम के फ्री हॉस्पिटल खुलवाए, दीवान ए इस्तेहाक नाम का पेंशन विभाग खुलवाया। तो इसने कुछ ऐसे काम किए जिन कामों के कारण इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया। इसकी बुराइयां भी थी। ये पूरी तरीके से शरीयत के हिसाब से शासन करता था, जो काजी उलेमा कहते थे वही करता था। इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। ये वही फिरोज शाह तुगलक है। ये बताते हैं कि इसी के समय पर कुतुब मीनार पर बिजली गिरी और कुतुब मीनार की चौथी मंजिल टूट गई। इसने चौथी मंजिल का निर्माण कराया और पांचवी नई मंजिल बनवाई। तो आज जो कुतुब मीनार 5 मंजिल है, उसमें से ऊपर की 2 मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई और पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरीके से कुतुब मीनार से संबंधित 3 सुल्तान हैं बनाने वाले, सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी, चौथी इल्तुतमिश ने। चौथी मंजिल जब टूट गई तो चौथी की रिपेयरिंग कराई और 5वीं नई मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक को हम जानते हैं। तुगलक वंश के पतन के बाद में, क्योंकि तुगलकों का पतन तैमूर लंग के आक्रमण से हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण ने पूरी दिल्ली सल्तनत को हिला कर रख दिया था। उसने दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा, बर्बाद किया। और जब वो गया तो अपने ही एक कमांडर खिज्र खां को यहाँ बैठा गया। फिर शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर, डरपोक और बेकार वंश, जिसका नाम था सैयद वंश। इसका संस्थापक खिज्र खां था। ये बताते हैं कि खिज्र खां के बाद कोई भी ढंग का रूलर नहीं रहा। इस सैयद वंश में अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था।
जिसकी सल्तनत आलम से पालम तक थी। कहने का मतलब यह है कि पालम गांव से आगे उसे कोई नहीं जानता था। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा भी सुल्तान था जिसकी सल्तनत आलम टू पालम थी। ये अपने सालों को दिल्ली देकर खुद बदायूं भाग गया था। 2 साले थे इसके, वो आपस में लड़के मर लिए। बहलोल लोदी ने आसानी से ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश की नींव रखी। लोदी वंश का पहला शासक बहलोल लोदी था। उसने भारत में बहलोल सिक्के जारी किए और जब वो ग्वालियर में था तब लू लगने से उसकी मौत हो गई। तो विचित्र कहानी है। कोई चौखट से दब के मर रहा है, कोई पोलो खेलते समय मर रहा है, किसी का बेटा उसे मार रहा है तो किसी का भतीजा मार रहा है। अभी तक एक भी सुल्तान ऐसा नहीं था जो युद्ध में मारा गया हो। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आया, जिसने मंदिर तोड़ने की कसम सिखाई। उसने मथुरा का मंदिर तोड़ा, उसके बाद शौर्यपुर के जैन मंदिरों को तोड़ने के लिए चल दिया और रास्ते में ही उसने आगरा शहर की स्थापना की, यमुना नदी के किनारे। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ। और ये पहला ऐसा सुल्तान था जो बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तो इतने वंशों में सिर्फ एक सुल्तान युद्ध में मरा, बस। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य की अगर बात करें तो इसमें शुरुआत में जो स्थापत्य है वो इंडो इस्लामिक है। इसमें 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार जैसे आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो इन आर्किटेक्चरों में, इन स्थापत्यों में आपको स्पष्ट रूप से भारतीय और फारसी या भारतीय और इस्लामिक दोनों स्टाइल देखने के लिए मिलेंगे। इन स्थापत्यों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, साथ में संगमरमर का भी प्रयोग है। सजावट के लिए कुरान की आयतें या फिर ज्यामितीय डिजाइन का प्रयोग किया गया। मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी भारत में पहला मदरसा मोहम्मद गौरी की याद में बना, जो इल्तुतमिश ने ही बनवाया। ये भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। भारत में टोटल इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर अलाई दरवाजा बना है, जो कुतुब परिसर में एंट्री गेट पर बना हुआ है। दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य में मकबरा सबसे पहले इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जो पहला गुम्मद वाला मकबरा है और बड़ी ही नॉर्मल गुम्मद है उसमें। नासिरुद्दीन महमूद के बाद में मकबरे तो कई बने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान जहां तेलंगानी का मकबरा भारत में पहला अष्टकोणीय मकबरा है। और लोदी काल, जिसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी शासक हुए, उसे तो मकबरों का काल ही कहा जाता है। लोदी गार्डन में ऐसे ऐसे मकबरे हैं जो देखने योग्य हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में पहले इंडो इस्लामिक स्थापत्य देखते हैं, जिसमें कुतुब मीनार, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई स्थापत्य बनवाए हैं, जैसे सिरी का किला बनवाया है, अलाई दरवाज़ा बनवाया है। फिर मकबरों का काल आ जाता है। इसके बाद अगर हम सिक्कों की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले टंका और जीतल, टंका चांदी का था, जीतल तांबे का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दीनार चलाया था, जो ब्रोंज का था। फिरोज शाह तुगलक ने अधा और बिख नाम के सिक्के चलाए थे दिल्ली में, और अंत में बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए थे। तो ये सिक्के हैं दिल्ली सल्तनत के, अगर देखे जाए तो। दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें कई किताबों से मिलती है, जिनमें तबकात-ए नासिरी प्रमुख किताब है, जो मिनहाज उस सराय सिराज नामक लेखक ने लिखी है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध अगर विद्वान की बात की जाए तो अमीर खुसरो को हम कह सकते हैं, जिन्हें हिंद का तोता कहते हैं, जिन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था, कव्वाली का आविष्कार किया था। कव्वाली गायन उन्होंने ही प्रारंभ किया था। भारत में उर्दू भाषा के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। इनकी किताबें हैं खजाइन उल फुतूह, नूर सिपेहर और तुगलकनामा। ये वर्तमान में कासगंज जिले में पटियाली के थे। जियाउद्दीन बर्नी भी एक प्रमुख इतिहासकार हैं, जिनकी किताब है तारीख फिरोज शाही, जो अभी मैंने बर्नी के बारे में बताया था, जिन्होंने मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया कि वो दरबार में कभी कभी बिन वस्त्र दौड़ता था। दिल्ली सल्तनत में ऐसे भी सुल्तान हुए गुलाम वंश में, जिन्होंने टोपी सिलकर अपना गुजारा किया। नासिरुद्दीन महमूद नाम था उसका, और बलवन ही शासन करता था, सिर्फ वो तो नाम के लिए बैठा था। तो ये सब चीज़ें बड़ी विचित्र हैं जो दिल्ली सल्तनत की हैं।
दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य, पुस्तकें, सिक्कों से लेकर, और हमने प्रमुख राजाओं की बात की, सभी वंशों की बात की। इसी तरीके के अच्छे और जानदार वीडियो देखने के लिए और इतिहास को समझने के लिए, सुनकर इसे रिवाइज करने के लिए आप AGIS के साथ बने रहिए। कम समय में अच्छी और सटीक तैयारी के लिए आप AGIS को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।